ये हमारे लिए खुशी और मसरत का मकाम है कि आप हमारे दरमियान तशरीफ है। मियां साहब शाह लाकर इस्तकबाल करेंगे। हमारे मेहमान करें, मेहमान को इस्तकबाल फरमाएं। सैयद इम्तियाज जलील साहब जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ गेस्ट भी हैं, आप ही की गुफ्तगू सुनने के लिए आप लोग हाजिर हुए हैं। मैं दिल्ली सदर की हैसियत से आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ, ख़ासतौर से मीडिया पर्सन्स का। एक अच्छा खासा सियासी खला है और वो सियासी खला इसलिए है कि दिल्ली की आवाम ने कांग्रेस और बीजेपी पे खूब भरोसा किया। जब कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने उनको रुस्वा किया, उनकी उम्मीदों पर जब वो खड़े नहीं उतरे, तो दिल्ली की आवाम ने आम आदमी पार्टी को मौका, और न सिर्फ मौका दिया, उनको बहुत भरपूर तरीके से समर्थन दिया और तारीख रकम कर दी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने भी वही किया जो कांग्रेस और बीजेपी करती थी। खास तौर से वो तबकात जो कमजोर थे, मजलूम थे, अल्पसंख्यक थे, या दलित थे, या गरीब थे, या रथाइस कॉलोनियों में रहते थे, उन तबकों के साथ आम आदमी पार्टी का भी रवैया अच्छा नहीं रहा। जहां तक उनकी नुमाइश का सवाल है, तो ये हजरत नुमाइश में कांग्रेस और बीजेपी से भी आगे निकले और इन्होंने बिना काम किए इतने अपने कैलेंडर छपवा दिए, इतनी बातें कर दी कि लोग इनसे के बातों में आ गए और गुमराह हो गए। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब जब इमरजेंसी आई, जब जब इनके इम्तिहान का मौका आया, ये पूरी वायदा एक कामयाब तारीख लिखी है। तो इंशाअल्लाह अब ये तारीख हम दिल्ली में रखेंगे। अब मैं इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ और मैं दरख्वास्त करूँगा आली जनाब इम्तियाज जलील साहब से कि वो अब आपके सामने MIM और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेके आपसे रूबरू हो। आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों से माजरत इस बात के लिए चाहता हूँ कि यहाँ काफ़ी दूर से मुझे पार्लियामेंट हाउस से आना पड़ा था। आज पहली ही मीटिंग थी अर्बन डेवलपमेंट की, जिस कमेटी का मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो बहुत सारे मुद्दे थे और वो वहाँ से निकलते और यहाँ तक पहुँचते थोड़ा सा वक्त लगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। जो बातें हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से करना चाह रहे थे, वो तमाम बातों को हमारे दिल्ली के सदर जनाब कलीमुल्लाह साहब ने आप लोगों को बता दिया है। चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोग पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं उनसे मैं बाद में मुखातिब होता हूँ। तो पहले जो सवाल आप लोगों के हैं, हम डायरेक्ट उसी से अगर शुरुआत करते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रिवायत होती है, आप लोगों के सवाल लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरा एक क्वेश्चन हो, यूपी के अंदर इलेक्शन की तैयारी में आपकी पार्टी जो है एक हल्फनामा ले रही है इलेक्शन लड़ने वालों से और एक भारी भरकम रकम भी वसूल ले रही है, तो क्या ऐसा ही दिल्ली में भी दोहराया जाएगा? नहीं, मुझे भारी भरकम कितनी होती है मुझे आप ही बता दें तो ज़रा बेहतर रहेगा। उसमें भारी भरकम कितनी है करके, तो अगर आप एक जिम्मेदार तरीके से मुझसे सवाल कर रहे हैं तो आप ही मुझे जवाब दे दीजिएगा कि कितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। भारी भरकम किसे कहते हैं? आवेदन के लिए। आवेदन कितना भारी भरकम मतलब कितना है? 10,000। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है कि 10,000 रुपये जोड़ रहे हैं करके। ऐसा नहीं है कि हमने हलफनामा दे दिया है तो कल हम कोर्ट में चले जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कराएंगे करके। हर पार्टी का एक सिस्टम होता है इलेक्शन लड़ने का। हमारी पार्टी ने इस सिस्टम को इख्तियार किया है कि आज हम दिल्ली के अंदर भी आ रहे हैं और यकीनन कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे अच्छे वादे करेंगे और उन वादों को पूरा करने की गवाही देंगे। ये मुस्तफ़ाबाद में जो दंगे हुए थे उसमें क्या MIM का रोल है? जो पीड़ित हैं आज भी उनके बच्चे अंदर बंद है। इतना तो कह सकते हैं कि MIM का दंगा कराने में कोई रोल नहीं, लेकिन वो पीड़ित जो है वो आपसे आस लगाए बैठे हैं।
जी। उसके बारे में क्या आप रोल? यकीनन देखिए, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर जितनी हमारी पार्टी को यहाँ पर बढ़ाने की बात थी, हमने कहीं ना कहीं हमने ये सोचा था कि धीरे धीरे ये हम बढ़ाएंगे करके। हमने अभी मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले ही हमने कलीमुल्लाह साहब को यहाँ का सदर बनाया है, और हमने हमारी दिल्ली की टीम को सिर्फ एक ही बात करे है हमने कि हमारा लक्ष्य महज सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं, वो पीड़ित आपसे आस लगाए बैठे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लोगों इनको साफ कहा है हमारी बॉडी को, और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं कहा है, पूरे मुल्क में हम जहां पर भी जाते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश, हमारी पूरी मेहनत यही है कि जो भी लोग तकलीफ के अंदर है उनकी तकलीफों को दूर करिएगा। लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेंगे। ये जो सवाल है आपका कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या किया गया है, ये मेरी दिल्ली की टीम सही तरीके से बता सकती है। हमने हमारी टीम्स को क्या क्या ताकीद किए हैं, क्या बताए हैं। हमारी मंशा यही है कि देखिए, सियासत के तौर के ऊपर अगर हमको सियासत ही अगर करना होता तो एमआईएम पार्टी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके कई राज्यों के अंदर हुकूमत करी होती। तेलंगाना के अंदर हमको हर इलेक्शन के अंदर हमको ये मौका दिया जाता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अकबर साहब हम आपको बनाते हैं करके, लेकिन हमने एक बार भी ये पोस्ट हमने ली नहीं, क्योंकि हम आवाम के बीच में रहना चाहते हैं। और सरकारें जो काम करती है, वो सरकारों की जो नाकामयाबियां होती है, जो उनके गलत फैसले होते हैं, उनकी गलत नीतियां होती है, उसको उजागर करने का काम करते हैं। आपने मुझे जो स्पेसिफिक मुद्दे के बारे में बताया है, देखिए, इस मुल्क की ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये हकीकी बात है कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से दंगे कराए जा रहे हैं, और दंगे कराने के बाद अगर हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि जिस कौम के सबसे ज्यादा लोग जो मुतासिर हुए हैं, इसके अंदर नुकसान जिसका ज्यादा हुआ है, उन्हीं को अगर जेलों के अंदर बंद कर रहा है, ये सवाल आप मुझसे करने से पहले अगर मुझे खुशी होती कि अगर इसका जवाब आप अरविंद केजरीवाल साहब से ले लेते थे, मुल्क के वजीर आजम से आप ले लेते थे, तो मेरे हिसाब से हम तो अभी सियासी मैदान के अंदर उतरे भी नहीं है। हम बहुत छोटी सी पार्टी है यहाँ पर, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई सवालों के जवाब जिनसे मांगना चाहिए उनसे नहीं मांगे जाते हैं। हर चीज का इलाज ये समझा जाता है कि मजलिस ही के पास इलाज है और मजलिस नहीं करना चाहिए। दंगों के अंदर जितने भी पीड़ित हैं, हम आगे चुनाव लड़े नहीं लड़े ये एक अलग बात है इसके अंदर, लेकिन आज भी हम ये कह रहे हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे जिम्मेदारों को, कि जो भी लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, उनके घर वालों के हौसले कैसे बुलंद किए जा सकते हैं। हम कहीं पर भी दंगे करने वालों का हम साथ नहीं दे रहे, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो हमारी ही पार्टी का क्यों ना हो। हम कतई इस बात के लिए कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। ये मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित हम सब साथ में मिलकर रहते हैं, लेकिन जानबूझकर जो दंगे कराए जा रहे हैं और दंगे कराने के बाद जो एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिर्फ आपको निशाना बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, और वो आवाज हम उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। के अंदर भी आना चाहिए, और लोगों की मोहब्बत, लोगों का जोश देखकर यकीनन हमने फैसला किया है कि हम पूरी ताकत के साथ, जिस तरह हम धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं और सिर्फ इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं बल्कि इलेक्शन जीत भी रहे हैं, तो अब उसके आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उसके बारे में आपकी पार्टी क्या कहना चाहेगी, ये बताइए। जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना के पीरियड के अंदर पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो बेरोज़गारी के आंकड़े इतने हैरान करने वाले हैं, और ऐसे हालात के अंदर अगर हुकूमतें अगर ये समझ रही है कि एक तरफ जानती है कि इतने सारी बेरोज़गारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। पहले कोरोना से बहुत सारे लोग मरे हैं, अब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो अपने तौर के ऊपर जितने ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर सकते हैं वो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। हमने सुना था एक नारा कि मोदी है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल मुमकिन है। 100 रुपये किसी ने सोचा नहीं था कि पेट्रोल हो जाएगा करके, डीजल 100 रुपये हो जाएगा करके किसी ने सोचा नहीं था। ये जानते हुए कि एक तरफ बेरोजगारी की मांग लोगों को झेलनी पड़ रही है और दूसरी तरफ ये महंगाई की मांग, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके भक्त जो है वो उससे परेशान नहीं है, लेकिन बोलते नहीं है। बोलने के लिए सिर्फ हम ही लोग हैं, तो सारी इस चीज़ों को हमको ही